everyone. Once again, welcome to our online channel. So in earlier lectures, we have discussed some parts of taxation, some details about taxation, what is the Income Tax Act and related topics, what is the syllabus, what is your question paper pattern and all. So moving ahead, so this is our third lecture for direct taxation as far as semester 5 is concerned. So what we are going to learn in this session, in this video. So for the third lecture, I have decided that we should go for some kind of a definitions or or we can say at the basic concepts or terminologies. So we'll look for some definitions. Now, moreover, it's not just a definition; it is some terms, some concepts, some words that you have to be very well versed with the concepts because जैसे जैसे आपको टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा यू हैव दैट रिपीटेटिव काइंड ऑफ टर्म्स इन इट कुछ टर्म्स ऐसे होंगे कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर वो क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम ये है कि आगे वो जब टर्म यूज किया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टर्म का वहां पे मतलब क्या है वो बहुत ही रिपीटेड है सो वो रिपीटेटिव टाइप्स ऑफ टर्म्स को कंसेप्ट आपको जरा पहला समझाया जा रहा है दैट्स इट सो वी जस्ट मूव ऑन टू द डेफिनेशंस एंड वी कैन जस्ट स्टार्ट विद इट सो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी शुड अंडरस्टैंड So definition, first one is assessee. Assessee as per section 2, subsection 7 of Income Tax Act 1961. So assessee क्या है या फिर assessee कौन है? Who is an assessee? The proper question is who is an assessee? Assessee एक person है. Assessee एक person है. Assessee कौन सा person है? Means a person by whom any tax or any other sum is payable under the act. तो डेफिनेशन ये बोल रहा है कि मीन्स अ पर्सन एक कोई भी एक पर्सन जिससे बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेएबल मतलब जिसके थ्रू जिसके तरफ से कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और एनी अदर सम टैक्स हो सकता है वो एक फीस हो सकता है फीस नहीं इनफैक्ट लाइक इंटरेस्ट हो सकता है पेनाल्टी हो सकता है तो ऐसा कोई भी तरीके का पेमेंट जो उनसे आने को बाकी है तो जिससे आने को बाकी है बाय whom जिससे आने को बाकी है उस पर्सन को बोला जाएगा एज एन एसएससी एज पेएबल अंडर द एक्ट अब बोला जाएगा व्हाई देयर इज अ टर्म फॉर पेएबल अंडर द एक्ट क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से अगर उसको पेमेंट करना है तो ही वो इनकम टैक्स के हिसाब से वो एसएससी है अब लाइक फॉर एग्जांपल इट्स नॉट नेसेसरी बट स्टिल फॉर पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर समझ लो अगर उसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं समझ लो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से पेनल्टी पे करना पड़ेगा देन इट्स आल्सो अ पेनल्टी तो वो पेनल्टी पे कर रहा है कोई ना कोई एक्ट के हिसाब से पेनल्टी पे कर रहा है बट वो पेनल्टी जब वो पे करेगा तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं पे कर रहा तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो एसएससी नहीं है पेएबल अंडर द एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से या फिर इनकम टैक्स के रूल के वजह से अगर उसको पे करना पड़ा तो ही वो इनकम टैक्स के लिए यानी आईटी एक्ट के लिए वो एसएससी बनता है एज पर सेक्शन 2(7). सो एसएससी इज अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम टैक्स या फिर कोई भी अमाउंट रहने दो अगर आने को बाकी है तो वो पैसा या फिर जिससे आने को बाकी है वो पैसा उसको बोला जाएगा एसएससी सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मतलब अगर उनसे कोई पैसा आने को बाकी ही नहीं है तो क्या वो एसएससी नहीं है ऐसा भी नहीं है लाइक फॉर एग्जांपल अगर समझ लो इंस्टेंस अगर मैं बात करेगा अगर समझ लो मेरा इनकम टैक्स का या फिर इनकम टैक्स का वैल्यूएशन किया ही नहीं गया या फिर इनकम टैक्स ऑडिट किया ही नहीं गया कुछ मैंने असेसमेंट किया ही नहीं तो इन दैट केस क्या मैं एसएससी नहीं है सो यू आर एन एसएससी इफ यू आर अर्निंग एनी काइंड ऑफ एन इनकम और आपका इनकम टैक्स के लायबल बन जाता है मतलब आपका कैलकुलेशन बन जाता है तो यू कैन बिकम एन एसएससी सो इन शॉर्ट एनी पर्सन कैन बिकम एन एसएससी बट थोड़ा क्लैरिटी के लिए उन्होंने कहा बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेएबल अंडर द एक्ट तो ये माना जाएगा अगर तुमने इनकम कमाया है तो ये माना जाएगा कि आपसे कोई इनकम के ऊपर आपसे कोई अमाउंट आने को बाकी रहा है इन द टर्म्स ऑफ एक्ट सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एसएससी एज पर सेक्शन 2(7). द नेक्स्ट डेफिनेशन इज असेसमेंट एज पर सेक्शन 2(8). assessment as per section 2(8). Now what is assessment? Now the question should be what is an assessment? What is called as an assessment? Assessment is a process. Basically assessment एक process है एक काम है किस टाइप का काम है assessment means the process of determining and computing the amount of income and the tax the due of a person like अगर कोई भी पर्सन कोई प्रोसेस ऐसा रहेगा अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग एन इनकम अगर मेरे पास कोई इनकम है और उस इनकम का कैलकुलेशन करना है लाइक
मेरा अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगह से मुझे इनकम आया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे काम करता हूँ तो मुझे सैलरी आया, मैंने बैंक में पैसा रखा है, एफडी रखा है तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला, या फिर मैंने अपना घर को भाड़े पे दिया है तो मुझे वहां से भाड़ा मिला। ऐसा कोई भी अलग अलग जगह से अगर जब मेरे को इनकम आता है तो देन आई बिकम लायबल फॉर व्हाट, कि मैं उस इनकम को टोटल करूं। मैं क्या करूं, उस इनकम को टोटल करूं। मैं वो इनकम को टोटल करेगा, वो टोटल करने के बाद मैं इनकम टैक्स एक्ट के पास जाएगा, मैं बोलेगा देखो मेरे पास ये इनकम है, दिस आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ माय इनकम, तो ये सब टोटल मेरा इनकम है। अभी इसमें से आपको टैक्स किस किस के ऊपर चार्ज करना है, इनकम टैक्स को पूछा जाएगा कि आपको किसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है, तो वो मुझे इनकम टैक्स एक्ट बताएगा कि इन चीजों में से कुछ चीजें टैक्सेबल है, कुछ चीजों के ऊपर टैक्स आपको भरने का जरूरत नहीं है। तो जब मुझे ये बताया जाएगा कि दिस इज टैक्सेबल एंड दिस इज नॉट टैक्सेबल, तो उसके हिसाब से मैं टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जाएगा। मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैलरी में मेरे को टोटल अमाउंट कितना है, साल का टोटल अमाउंट आया, समझ लो फॉर एग्जाम्पल 20 लाख अमाउंट आ रहा है। 20 लाख अमाउंट में मुझे बोला जाता है कि तुमको 20 लाख के ऊपर टैक्स पे करने का जरूरत नहीं, यू आर जस्ट अमाउंट, यू आर जस्ट लायबल टू पे अमाउंट ऑन 17 लाख। बोला जा रहा है कि 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं कोई भी प्रोविजन की वजह से। तो अगर मुझे 17 लाख के ऊपर टैक्स पे करना तो मुझे टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। सो दिस होल प्रोसेस लाइक डिटरमाइनिंग योर इनकम, डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ योर इनकम, विच इज टैक्सेबल विच इज नॉट टैक्सेबल, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन करना। सो दिस इज द प्रोसेस, this entire process is known as assessment. इसलिए बोला गया the process of determining and computing. First you have to determine, first you have to know, identify it, first you have to determine it and then compute, calculate करना। So calculate the amount of income and the tax due of a person. So पहला determine करो, फिर उसके बाद compute करो, उसके बाद अभी ये determine और compute क्या करना है, पहला income को और उसके बाद income के ऊपर लगने वाला tax। So first you determine it, then you compute it. What you have to determine and compute? First income and second the tax applicable to that income of a person. So कोई भी person का income और उसका ऊपर लगने वाला tax अगर आप determine और compute करते हो तो that entire process will be termed as assessment as per section 2(8). फिर से और एक बार definition देखेंगे, means the process of determining and computing the amount of income and the tax due of a person. So एक असेसमेंट इज अ प्रोसेस। अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बोलेगा, अगर सिंपली अगर समझना है, इट्स अ कैलकुलेशन, इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स इट। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इनकम और टैक्स, दैट्स इट। सो दिस इज योर सेकंड डेफिनेशन, असेसमेंट एज पर सेक्शन 2(8). मूविंग अहेड, हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द असेसमेंट ईयर। नाउ व्हाट इज दिस असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(9) के हिसाब से। सेक्शन 2(9), सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। तो सेक्शन 2(9) क्या बोल रहा है? सेक्शन 2(9) बोलता है कि द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the first day of April every year, यानी साथ दिख रहा है एवरी ईयर, हर साल, द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब एक ऐसा साल जहां कोई भी साल उठा लो, उस साल का फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेके जो एक 12 मंथ्स का सेट बनता है, उस 12 मंथ्स का सेट को हम लोग असेसमेंट ईयर करके बोलते हैं। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2012, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2012, सो ईयर 2012, उस इधर ईयर 2012 का मंथ कौन सा, अप्रैल, सो वी आर टेकिंग द मंथ अप्रैल। सो अप्रैल मंथ लिया, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से, सो दैट बिकम्स फर्स्ट अप्रैल 2012, राइट? 12 April first day, so that becomes 1st April 2012. So 1st April 2012 से लेके 12 महीना, 1st April 2000 से लेके 12 महीना, so the set of 12 months. So 1st of April 2012 से लेकर अगर मैं 12 महीना अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएगा, so that 12th month ends at 31st of March. 1st of April से अगर जो चालू होगा, 12th मंथ कभी खत्म होगा, 31st of March को खत्म होगा। लेकिन वो जो 31st of March आएगा वो 2012 में तो नहीं आ सकता, तो वो कब आएगा, 2013 में आएगा। सो दैट इज द स्टेप, 1st of April 2012 to 31st of March 2013। सो ये हो गया एक असेसमेंट ईयर। जैसे कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर ऑलवेज स्टार्ट विद 1st of January of some year and ends at 31st of December of the same year, right? For example, 1st of January 2012 to 31st of December 2012 starts in the same year, ends in the same year.
लेकिन जब टैक्स के ईयर की जब बात किया जाता है, इट डजंट स्टार्ट एट द सेम ईयर एंड एट द एंड एट द सेम ईयर, इट हैज अ 2 डिफरेंट ईयर्स. So 1st of April 2000 of some year and ends at 31st of April, 31st of March of the another year. Like जैसे कि अभी अपना बात करेगा करंट ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करेगा, सो करंट ईयर के हिसाब से अगर मैं बात करेगा तो करंट ईयर करंट टैक्सेशन ईयर जो असेसमेंट ईयर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो चुका है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो 2020 का अप्रैल का फर्स्ट, सो 1st April 2020 दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. एंड होगा 12 महीने बाद, तो 12 महीना कब खत्म होगा, मार्च को खत्म होगा. कौन से साल का मार्च रहेगा वो, 2021 का मार्च रहेगा वो. कौन सा डेट में, 31st मार्च में. सो द सेट बिकम्स 1st April 2020 टू 31st of March 2021. So current year के लिए हमेशा whenever you write your assessment year, it will always be 1st April 2020 to 31st of March 2021. 1/4/2020 to 31/3/2021. So that is your assessment year. Assessment year के लिए short में AY भी लिखा जाता है, but most preferably it is better to write as assessment year. So that is your set. So देखो वहाँ पे लिखा गया है, the for the current year assessment year will be commencing from 1st of April 2020 till 31st of March 2021. That is year 2021. So that is your assessment year as per section 2(9). So कोई भी साल उठा लो, उस कोई भी साल का 1st of April से स्टार्ट करो, एंड करो उसके अगले साल का 31st of March में, तो वो जो 12 महीने का जो सेट मिलता है उस सेट को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर. नाउ ये हो गया सेट. बट क्वेश्चन अगेन अराइज होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन असेसमेंट ईयर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन असेसमेंट ईयर. सो असेसमेंट ईयर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये साल में आप कैलकुलेट करते हो, ये साल में आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो. टू अंडरस्टैंड मोर अब एक और डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, फिर अपन कंबाइन करके दोनों में बात कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट डेफिनेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज प्रीवियस ईयर. What is previous year? Previous year is under section 3. Under section 3. So previous year का मतलब क्या है? Previous year का simple मतलब होता है the year preceding the assessment year is your previous year. जैसे कि it means the financial year immediately preceding the assessment year. जो भी आपका assessment year रहने दो, उस assessment year के पहले का साल, just पहले का साल, immediately preceding, just पहले का जो साल होता है उस साल को बोला जाता है previous year. So अभी what is about the previous year? करंट के हिसाब से अगर मैं बात करेगा, अगेन अगर अपना करंट असेसमेंट ईयर अगर 2020-21 था तो प्रीवियस ईयर होगा 2019-20, राइट. अभी करंट असेसमेंट ईयर मैंने बताया ना 2020-21, 2020-21, तो अगर उसका प्रीवियस जाएगा तो दैट बिकम्स 2019-20, दैट इज योर प्रीवियस ईयर. कोई भी साल उठा लो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा असेसमेंट ईयर 2015-16 है, अगर असेसमेंट ईयर अगर मेरा 2015-16 है तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2014-15 हो जाएगा. क्लियर. सो प्रीवियस ईयर बिकम्स ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, दैट इज नोन एज योर प्रीवियस ईयर. अब वहां पे लिखा देखो, फॉर द असेसमेंट ईयर दैट इज करंट 2020-21, previous year will be commencing from 1st of April 2019 till 31st of March 2020, that is year 2019-20. So that is your previous year. अब इन दोनों का लिंक बताते हैं. सो वो हाउ इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर लिंक्ड विद ईच अदर. फर्स्ट इज हम प्रीवियस ईयर को जानते हैं इसीलिए, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग वी शुड हैव द डेटा विद अस, राइट. हमारे पास कोई चीज कैलकुलेट करना तो अपने पास डेटा चाहिए. अगर मैं ये अभी बैठ के अगर मैं कुछ कैलकुलेट करूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द मंथ ऑफ जून, सो जून में अगर मैं बैठ के कैलकुलेट करेगा और मैं बोलेगा कि मुझे इस साल का मेरा इनकम जानना है, so it is not possible क्योंकि ये साल तो अभी खत्म भी नहीं हुआ. सो ये साल में बैठ के मैं ये साल का कैलकुलेशन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है. सो आवर डेटा विल बी एन ईयर प्रीवियस, इसीलिए बोला गया प्रीवियस ईयर. सो एक्चुअल कॉम्बिनेशन देखा जाएगा. सो प्रीवियस ईयर में हम कमा रहे और उसके हिसाब से टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो हम अगले साल करेंगे, क्योंकि जब 12 महीना खत्म होगा तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि पूरा साल में हमने कमाया कितना, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अगले साल में बैठ के हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे. सो दैट इज अ लिंक बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर यू कैन कॉल इट एज एन अर्निंग ईयर, income earning year, and assessment year can be calculated the calculation of that earning, how to what is to be classified, what is to be determined, and what is to be computed, everything that will be under the assessment year. So एक हुआ कमाने वाला साल और एक हुआ कैलकुलेट करने वाला साल.
कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट करने वाला साल असेसमेंट ईयर। साल अगर मैंने कमाया है 14-15 में कैलकुलेट होगा 15-16 में, तो अगर मैंने कमाया है 19-20 में तो कैलकुलेट होगा 20-21 में। अगर मैंने कमाया है 20-21 में, ये साल अगर मैं कमाता तो उस असेसमेंट ईयर का असेसमेंट कब होगा, अगले साल यानी 21-22 में। So that is the link between assessment year and previous year. Hope you have understood that. Next, अब सवाल आता है, हम कैलकुलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में कमा रहे हैं, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑब्वियसली हमको इनकम कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज इनकम? सो इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224। इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224। अब मैंने आपको एक जब सेकेंड वीडियो के टाइम पे, प्रीवियस वीडियो के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। वन वाज इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड वन वाज एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। जब कोई टर्म, जैसे कि पहले वाले डेफिनेशन असेसमेंट और असेसमेंट ईयर के बारे, एसएससी और असेसमेंट के बारे में सब जब बात किया, तो वो टाइम पे इट हैड अ स्टेटमेंट। एसएससी हो, असेसमेंट ईयर हो, असेसमेंट हो, प्रीवियस ईयर हो, ये सबका डेफिनेशन में इट हैड अ स्टेटमेंट, क्लियर कट स्टेटमेंट, यही है वो। एसएससी मतलब ये है, असेसमेंट ईयर मतलब ये है। सो देयर वाज अ क्लियर डेफिनेशन। अब सवाल आता है, इनका उस टाइप ऑफ डेफिनेशन को बोला जाता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब दिस इज दिस, the definition is this, that is known as exclusive definition. लेकिन there is something called as inclusive definition, मतलब वो चीज है जो हम लोग स्टेटमेंट में कंक्लूड नहीं कर सकता है। सो चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी वो है, ये भी वो है, ये भी वो है। सो दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। सो इनकम एज पर सेक्शन 224 इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन which states that। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट एक्चुअल प्रोविजन नहीं बताया है, प्रोविजन के बदले मैंने उसको आपको टर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोविजंस लिखने के लिए बहुत लंबा हैज अ वेरी big, it's too big for a definition, so I'm just including the terms in it. So income includes, what is income? Income is included in, income is compiled with, sorry. So income is compiled with या फिर income includes first profits। कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, बिजनेस चलाते हो, प्रोफेशन में रहते हो, आपका खुद का कोई सेलिंग है, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी की वजह से आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज डिविडेंड्स। अपने शेयर्स रखा है, कोई भी तरीके का शेयर्स रहने दो, प्रेफरेंस रहने दो, इक्विटी शेयर्स रहने दो, या फिर कोई भी तरीके का एन नंबर ऑफ जो भी शेयर्स है आपके पास, वो शेयर्स में से आपको साल में जो डिविडेंड मिलता है या हाफ ईयरली डिविडेंड मिलता है, जो भी टर्म्स में इंटरिम डिविडेंड मिलने दो, कोई भी डिविडेंड रहने दो, दैट डिविडेंड इज आल्सो विल बी टर्म्ड एज इनकम। नेक्स्ट इज contributions received. If you are a society like a cooperative society जब चलता है तो it needs contributions. Like for example, अगर normal example बात करेगा, when we are throwing a party, like a group में party जब होता है तो we contribute. कोई occasion है like birthday party, तो it's one way. Like group party is no special occasions, just a party जो group ने मिलके किया, so they'll be having a contribution. सेम वे जो भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दैट कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड विल बी अ पार्ट ऑफ द इनकम। सो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज आल्सो अ इनकम। नेक्स्ट इज परक्विजिट्स। व्हाट इज परक्विजिट्स? परक्विजिट्स इज एन एक्स्ट्रा इनकम। इस एक्स्ट्रा इनकम बोलो या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बोलो, अगर फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय, इफ देयर इज अ कंपनी एंड इट हैज सम एम्प्लॉयज, उस एम्प्लॉय को वो पोजीशन होल्ड करने की वजह से कुछ अगर बेनिफिट मिलता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, अगर बेनिफिट्स मिलता है तो वो बेनिफिट्स को बोला जाएगा परक्विजिट्स। दैट्स एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। हम ये टर्म्स के बारे में इन डिटेल में हम लोग एक अलग सा चैप्टर है उस टाइम में पढ़ेंगे, सैलरी, उस टाइम में आपको क्लैरिटी के साथ मिलेगा। सो दैट इज योर परक्विजिट्स। नेक्स्ट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू को हम इंस्टेड ऑफ भी बोल सकते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की जगह पे प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ सैलरी, ऐसे भी हम लोग टर्म को समझ सकते हैं। लाइक सैलरी देने की जगह पे, लाइक सैलरी तो देंगे ही देंगे, सैलरी के अलावा प्रॉफिट में हिस्सा देना, प्रॉफिट में हिस्सा देना। इट्स नॉट लाइक व्हेन वी गिव हिस्सा इन द प्रॉफिट, जब हम लोग वो प्रॉफिट जो प्रोवाइड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो प्रोवाइड करेंगे, हम लोग ये बोल के नहीं देंगे कि ये प्रॉफिट है, हम लोग कुछ और नाम से बोलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेचुइटी। ठीक है, सो ग्रेचुइटी कैसे बना, कि ग्रेचुइटी कैसे, क्या तुम्हारे सैलरी से आया था क्या? नहीं, मैंने अपने जेब से दिया। एज अ कंपनी, एज अ लिमिटेड कंपनी, मैंने अपने जेब से दिया। तो अपना जेब मतलब मेरा जेब कैसे भरता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट की वजह से। तो उस प्रॉफिट में से जब पैसा देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, दैट इज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ सैलरी। ये भी आपको सैलरी चैप्टर में इन डिटेल में मिलेगा। नेक्स्ट इज अलाउंसेस।
अलाउंसेस मतलब क्या? अलाउंसेस मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव हर्ड अबाउट कन्वेयंस, ट्रैवलिंग मिलता है, ऐसा मतलब डीएनएस अलाउंसेस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कंपनी में जाने के लिए कुछ ट्रैवलिंग का प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इट्स अगेन अ बेनिफिट। सो वो अगर अलाउंसेस के नाम से अगर कुछ मिलता रहेगा तो इट विल आल्सो कॉल्ड एज एन इनकम। नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने लाइक मेरा कंपनी ने फॉर एग्जांपल एक घर दिया रहने के लिए, रेंट पे रहने के लिए, बट रेंट में नहीं करता है, तो इट्स बेनिफिट, राइट? सो ऐसा कोई भी तरीके का बेनिफिट, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, अगर बेनिफिट होता रहेगा तो दैट विल आल्सो कॉल्ड एज पार्ट ऑफ माय इनकम। नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या? कॉम्पेंसेशन मतलब जब मैं मेरे गलती की वजह से रहने दो या फिर कंपनी की गलती की वजह से रहने दो, किसी भी वजह से शायद मुझे निकाला जा रहा है या फिर जब मुझे निकाला जाता है तो उन लोग उस निकालने की वजह से मुझे कुछ पेमेंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक्सीडेंट होगा, कंपनी के अंदर रहते रहते, उस फैक्ट्री के अंदर रहते रहते मेरा कुछ एक्सीडेंट होता है, सो एक्सीडेंट होता है या कुछ कुछ भी अगर कुछ इंसिडेंट होता है, तो इन दैट केस वो उसके लिए भरपाई जो किया जाएगा, ठीक है, तो दैट कॉम्पेंसेशन, वो कॉम्पेंसेशन भी मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम। कंपनी के लिए नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाएगा? इनकम। cash export cash assistance. What is export cash assistance? It will be like for example हर country एक्सपोर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों? एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आएगा, वी विल हैव अ बेटर पोजीशन स्टैंडर्ड्स, सो इसलिए एक्सपोर्ट करने में ज्यादा प्रेफर करता है। सो वो जब एक्सपोर्ट करने में ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो मोटिवेशन कैसे देंगे? एक्सपोर्ट कैश असिस्टेंस के थ्रू। मतलब एक्सपोर्ट करते टाइम पे यू विल बी हैविंग सम बेनिफिट्स विद द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज योर एक्सपोर्ट कैश असिस्टेंस। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ ड्यूटीज। रिफंड ऑफ ड्यूटीज मतलब लाइक जब आप टैक्स पे करते हो, जब आप टैक्स पे करते हो तो कुछ भी अगर पेमेंट किया है, एक्सेस पेमेंट किया है, अब अगर आपने क्या कर दिया, इनकम अगर एक्सेस पे पेमेंट किया रहेगा या फिर वो पेमेंट को पेमेंट नहीं था, एरर था, वो एरर की वजह से आपको पेमेंट करना पड़ा, लेकिन एक्चुअली पेमेंट कभी था ही नहीं, तो इन दैट केस वो रिफंड क्या, वो पेमेंट क्या हो जाएगा? रिफंड आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, एज अ टर्म से कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपको पे करने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से, कुछ एरर्स की वजह से आपसे लिया गया है, तो वो आपको रिफंड किया जाएगा, तो दैट रिफंड विल आल्सो बी टर्म्ड एज योर refunds of duties. Next is professional income. Now, what is the content about professional income? Professional income terms like अगर आप डॉक्टर हो या एडवोकेट हो तो आपको सैलरी नहीं मिलता ऑब्वियसली, मतलब आप अगर खुद से चलाते रहेंगे, अब जैसे आप अगर हॉस्पिटल के अंदर रहेगा तो यू विल बी हैविंग अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम बोथ, बट अगर आप खुद से चलाते हो, इफ यू आर ओनिंग योर ओन प्रोफेशन, देन इन दैट केस आपका कोई भी तरीके का क्या नहीं, आपको क्या मिलेगा? उनके तरफ से मिलेगा, प्रोफेशनल इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर for the consultancy, you are paying some amount, so that amount will be termed as your professional income. So प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशन की वजह से आने वाला कोई भी तरीके का इनकम। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स मतलब क्या? अगर एक पार्टनर को, बीइंग इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर को अगर सैलरी पे किया जाता है तो वो सैलरी को भी क्या कहा जाएगा? इनकम करके कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन। नाउ व्हाट इज अबाउट कैपिटल गेन? कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल मीन्स एसेट्स, कैपिटल दैट मीन्स एसेट्स, सो एसेट्स, एसेट्स बेचने की वजह से, खरीद कर बेचने की वजह से अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, दैट इज नोन एज योर कैपिटल गेन। सो अगर कैपिटल गेन हुआ है, वो कैपिटल गेन है आपके पास, तो वो कैपिटल गेन को भी क्या बोला जाएगा? इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वजह से प्रॉफिट होना, इंश्योरेंस बिजनेस हैंडल करने की वजह से, इंश्योरेंस में डील करने की वजह से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो दैट प्रॉफिट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हो, उसमें भी जैसे मैंने बोला आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो कंट्रीब्यूशन आया, उसके बाद वेलफेयर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपने कुछ खर्चा किया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा पार्ट मिला, सो दैट एक्स्ट्रा पार्ट विल बी कॉल्ड एज योर प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट विल आल्सो बी टर्म्ड एज योर एज एन इनकम। नेक्स्ट इज लॉटरी विनिंग और नोन एज कैजुअल इनकम। लॉटरी विनिंग क्या होता है? लॉटरी विनिंग में इट्स लाइक यू हैव गॉन टू, जैसे कि पहले लोटो होता था, तो वैसा कोई भी तरीके का लॉटरी आपने लिया है और वो लॉटरी की वजह से आपको इनकम आता है, so that will also be a part of your income. So lottery winning or any kind of casual income. Next is provident fund. Provident fund कैसे है? Provident fund क्या होता है? Like after retirement, post retirement, it's a benefit. So provident fund अगर आपको मिला है कोई कंपनी से post retirement, रिटायरमेंट की वजह से, तो in that case that provident fund will also be a part of your income. Next
मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस। मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस मतलब जब आप कोई भी पॉलिसी लेते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उसका एक टर्म डिसाइडेड होता है। वो टर्म जो डिसाइड किया गया है, वो टर्म के बाद जो आपको अमाउंट मिलता है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर मैच्योरिटी अमाउंट। वो मैच्योरिटी अमाउंट भी आपका क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस पार्ट ऑफ योर इनकम। Next is inventory. Now, what is about inventory? Stock owner. Stock is also a type of income. It's not like monetary valuation किया जाता है. So, inventory will also be termed as your income. Next is non-compete compensation. What is about non-compete compensation? Like जैसे पहले बोला था compensations के टाइम पे, वैसे एक टर्म होता है non-compete compensation. What is this? Like अगर कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी से लिखवा कर लेता है, जब मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्प्लिट अप के टाइम पे होता है, तो जब भी स्प्लिट अप होता है तो वो टाइम पे एक कंपनी बोलेगा कि ये बिजनेस मैं चलाएगा, तुम ये बिजनेस नहीं चला सकता है फॉर अ टाइम पीरियड। राइट, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में हुआ था कि अनिल अंबानी को जब भी टेलीकॉम बिजनेस मिला था, तो इन दैट केस उन्होंने एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट बनवा के लिया था कि फॉर दिस टाइम, फॉर अ स्पैन ऑफ 10 years और सो वो टाइम पीरियड तक मुकेश अंबानी क्या किसमें नहीं आ सकता, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आ नहीं सकता है। सो दैट टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट इज नोन एज अ नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। तो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट के टाइम पे कभी कभी उनको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, दैट इज नोन एज योर नॉन कॉम्पीट कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट इज गिफ्ट। सो व्हाट इज अबाउट द गिफ्ट? गिफ्ट मीन्स कोई भी तरीके का अमाउंट जो आपको दिया जाता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपको जब दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बदले में आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है। क्लियर? वी हैव लर्नड अबाउट लाइक कंसिडरेशन, सो देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर इट। सो जब आपको कोई भी चीज बिना कंसिडरेशन के मिलता है, वन वे ट्रांजैक्शन, दैट इज योर गिफ्ट एंड दैट गिफ्ट विल आल्सो बी टर्म्ड एज योर इनकम। नेक्स्ट इज एडवांस मनी। नाउ व्हाट इज अबाउट एडवांस मनी? कोई भी पैसा काम करने से पहले यानी अर्निंग से पहले अगर मिलता है तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एडवांस मनी। सो एडवांस मनी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन जस्ट लाइक गिफ्ट, एज आई सेड बिफोर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिलता है बिना कंसिडरेशन के, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर जनरेशन टू जनरेशन जब पास होता है, फादर से जब सन को या फिर डॉटर को जब वो पास होता है, तो इन दैट केस फादर से जब वो ड्यू टू द रिलेशन जब वो पास होता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन इन। सो वो कंसिडरेशन के बिना जब मैं पास करता तो उनके लिए यानी सन के, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा फादर के प्रॉपर्टी उनके डेथ के बाद या फॉर आफ्टर सम टाइम अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर होता है, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, एक इनकम बन जाता है। तो प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो एन इनकम। नेक्स्ट इज सब्सिडी, ग्रांट, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश इंसेंटिव, वेवर, concession, reimbursement. It's like it's your payment, but you are not bound to pay. You are not you are have a concession in payment. So that kind of payment is also an income. Like अगर कोई भी चीज का कोई भी चीज का पेमेंट है, लाइक कोई चीज का कॉस्ट है 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया का कॉस्ट है, उसमें आपको सिर्फ 800 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 200 रुपया तुम्हारे बदले किसी और ने पे किया है, तो तुम्हारे लिए वो सब्सिडी बन गया, तुम्हारे लिए वो सब्सिडाइज रेट में मिल गया। क्लियर? सो वो 200 रुपए जो सब्सिडी है वो भी तुम्हारे लिए क्या है, इनकम ही माना जाएगा। सो दैट 200 रुपीज जो आपको पे करने का जरूरत नहीं पड़ा, दैट 200 इज विल आल्सो बी कॉल्ड एज योर इनकम। सो कोई पेमेंट तुम्हारा है बट तुमको पे करने का जरूरत नहीं पड़ा, तुम्हारे बदले में किसी और ने पेमेंट किया, तो वैसा टाइप ऑफ जो इनकम है वो भी आपको क्या बोला जाएगा, इनकम के अंदर इंक्लूड करना रहता है। सो दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 224। तो ये सब टर्म्स है, प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन, पर्क्विजिट, अलाउंसेस, बेनिफिट, कॉम्पेंसेशन, कैपिटल गेन, एवरीथिंग, ये सब इंक्लूड करके बोला जाएगा कि दिस इज योर इनकम एज पर सेक्शन 224। Moving ahead, we'll be moving to the next definition, that is person. What is a person or who is a person? जैसे हमने पहले डेफिनेशन के टाइम पे एसएससी इज एनी पर्सन बोला गया था, तो वी हैव टू डिफाइन पर्सन मतलब क्या, क्योंकि जनरली जब पर्सन बोला जाता है इंसान को ही पर्सन करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बट एज पर लॉ पर्सन इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, पर्सन हैज मच मोर एलैबोरेशंस। सो वो एलैबोरेशंस क्या क्या है? So as per section 231, what is a person? Again, person is a inclusive definition. We have included many things. Yep. So person includes first an individual. Like for example, a human being like man. So I am an individual, a human being. So as am an individual, I can be referred as a person and I can become an assessee. Clear? So person includes an individual. Next, a Hindu undivided family.
Now, a Hindu undivided family will also be termed as a person as in the eyes of a law. So, लॉ के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अगर चलता है तो दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ पर्सन, विल बी टर्म्ड एज अ पर्सन. Next, a company, a corporate, a limited company, public limited company, private company, foreign company, any type of company. But if it is known as a company, then it has a existence in the eyes of law. So अगर कोई भी कंपनी कोई भी एक्ट की वजह से, जैसे नॉर्मली हम कंपनीज एक्ट करके बोला जाता है, सो कंपनीज एक्ट 1956 हो या 2013 हो या फिर कोई भी उसका अमेंडमेंट हो या फिर कोई भी एक्ट की वजह से उसको एक कंपनी का एग्जिस्टेंस दिया जाता है, तो वो कंपनी को भी क्या बोला जाएगा, एज अ पर्सन हम आइडेंटिफाई करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज अ फर्म. व्हाट इज अ फर्म? फर्म इज अ पार्टनरशिप फर्म. सिंपली पार्टनरशिप फर्म को हम लोग शॉर्ट में क्या बोला जाता है, फर्म करके बोला. So two or more persons, if there are two or more persons coming together to form an institution, form a associate, then that kind of institution is known as a partnership firm. So ऐसा partnership firm को भी एक legal existence है as per the partnership act. So partnership act की वजह से उसका एक legal existence है, उस legal existence की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, as a person identify करेंगे. Next, an association of person or a body of individuals, whether incorporated or not. Now, what is this association of person or body of individuals? दोनों का at present प्राइमर फेस अगर मैं बात करेगा, अगर फर्स्ट लुक में अगर मैं बात करेगा, so both are same, but उनका मेंबर्स के वजह से उसको चेंज किया जाता है एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. लाइक फॉर एग्जांपल क्लब कैसे चलता है, ग्रुप ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर, कुछ लोग मिलकर क्लब चला रहे हैं, तो 3-4 जन मिलकर क्लब चालू कर रहे हैं, ठीक है. और वी गो फॉर द सोसाइटी, ठीक है, 3-4 फ्लैट्स या 10 to 12 फ्लैट्स का जो ओनर्स लोग ने मिलकर एक सोसाइटी बनाया. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ पर्सन. सो ये ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके एक सोसाइटी बन रहा है या एक क्लब बन रहा है, जो भी है. अब ये ग्रुप ऑफ पर्सन में है कौन, सबका सब इंडिविजुअल लोग है. एवरी पर्सन इन दैट ग्रुप इज एन इंडिविजुअल, देन वी विल कॉल एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. Right? For example, there is A, there is B, there is C, there is D, and there is E. Like for example, पहला है, for example मैं है, क्या? उसके बाद मेरा फादर है, उसके बाद for example मुकेश अंबानी है, उसके बाद for example some of the other 3-4 जन है, ठीक है. So इन लोग उसमें सब मिलके सब इंडिविजुअल्स था. तो ये जब पांचों इंडिविजुअल्स मिलके जब एक ग्रुप बनता है, दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. लेकिन अगर मैंने बोला मैं फादर, मुकेश अंबानी नहीं, रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस लिमिटेड है, तो रिलायंस लिमिटेड जैसे मैंने बोल दिया, तो इन दैट केस रिलायंस लिमिटेड इज नॉट एन इंडिविजुअल इन द ग्रुप. मतलब इंडिविजुअल्स के अलावा कोई और भी आ सकता है. So in that case we cannot call as a body of individual, we have to call it as an association of person. जब किसी ग्रुप का restriction ऐसा है कि वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो सकता है, तो then that group will be called as body of individual. लेकिन अगर वो ग्रुप में कोई भी टाइप ऑफ पर्सन आ सकता है, तो इन दैट केस वी विल कॉलिंग इट एज अ क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को रजिस्टर होने का जरूरत नहीं है. दैट द टर्म इज वेरी मच स्पेसिफाइड, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर किया गया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ है, दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ व्हाट, एज अ पर्सन. नेक्स्ट इज अ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने दो, जिला परिषद रहने दो, ग्राम पंचायत रहने दो, कोई भी तरीके का लोकल अथॉरिटी रहेगा, दैट लोकल अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट बॉडी विल बी टर्म्ड एज अ पर्सन. नेक्स्ट इज every artificial jurisdictional person, every artificial jurisdictional person not falling within any of the preceding sub cases. Like अगर अभी जैसे कि यहाँ पे आपके पास 7 जो पॉइंट्स मिल रहा है, जो 7 पॉइंट है वो 7 सब सेक्शंस है, सब क्लॉजेस है, सॉरी. तो वो जो 7 सब क्लॉजेस है, वो सब क्लॉजेस में से जो पहला जो 6 है, वो 6 के अंदर नहीं आ रहा है, बट स्टिल इट हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस. लाइक 7 सब क्लॉज है अपने पास, उसमें जो पहला 6 के बारे में बात किया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ बॉडी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या लोकल अथॉरिटी, ये 6 जन में वो नहीं आता है, लेकिन स्टिल इट हैज गॉट अ लीगल एग्जिस्टेंस. एक्ट के हिसाब से वो रजिस्टर्ड है, एक पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से वो क्या है, रजिस्टर्ड है. तो इट हैज गॉट एन आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन, एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है. तो इन दैट केस दैट काइंड ऑफ पर्सन विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ व्हाट, अ पर्सन. सो कोई भी तरीके का एग्जिस्टेंस, अगर आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है,
लॉ के बिहाफ में एग्जिस्टेंस अगर रहेगा, even though it is not in the part of that first 6 clauses, it will still be called as a person. So this is your person as a definition of under section 231 of Income Tax Act. So these were your definitions. Yeah. So आपने definitions के नाम definitions के तौर पे हमने कुछ definitions देखा. The first definitions was assessee. Next was assessee. Assessee means what? Assessee means any kind of a person जिसका income compute या tax income को identify या tax calculation करते हैं, that will be called as your as an assessee. Next is your assessment, the process, the entire process determining and calculating of income and income tax. So ये जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको बोला जाएगा वो योर असेसमेंट. नेक्स्ट हमने देखा एज अ असेसमेंट ईयर, जिस साल में हम कैलकुलेशन करेंगे सेट ऑफ 12 मंथ्स, जिस साल में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं दैट सेट ऑफ 12 मंथ्स विल बी कॉल्ड एज योर असेसमेंट ईयर. जिस साल में हमने कमाया था, जिस साल का डेटा के हिसाब से हम लोग आज बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट ईयर जस्ट एन ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर विल बी कॉल्ड एज योर प्रीवियस ईयर. उसके बाद हमने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देखा इनकम के बारे में, मेनी टर्मिनोलॉजीज, कॉम्पेंसेशन फॉर एक्सपोर्ट असिस्टेंस एक्सेट्रा. सो ऐसा बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इनकम बस बताते हैं. नेक्स्ट हमने डेफिनेशन देखा किसका, एज अ पर्सन का. पर्सन किसको बोला जाता है, तो पर्सन में हमने किस किसको देखा, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कॉर्पोरेट है, फर्म है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर एनी आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, तो सबको क्या बोला जाएगा, एज अ पर्सन आइडेंटिफाई करके. सो दीज आर द डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज that you have to be well versed with it, because अगर ये समझ में नहीं आया तो ये जब टर्म आगे जब यूज होगा आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. क्लियर? So that was this session about the definitions that you have to be very much well versed with in the Income Tax Act 1961. So ऐसे आपको वीडियोस मिलता रहेगा. Till then, keep learning, stay home, stay safe.